हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द माय चैनल। और आज मैं आप लोगों के लिए एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया का एक्सप्लेनेशन लेकर आया हूं, जो कि अभी रिसेंटली ही रिलीज़ की गई है। अब दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक ज़रूरी बात की, अगर आप मूवी में स्पॉयलर्स नहीं चाहते हैं तो आप मेरी ये वीडियो स्किप कर सकते हैं। वहीं अगर आपको मूवी की पूरी कहानी जाननी है तो मेरी इस वीडियो में बने रहें। अब मूवी की शुरुआत में हम जेनेट को देखते हैं, जो कि एक बार दुनिया को बचाने के लिए अपनी साइज को इतना छोटा कर लेती है कि वो क्वांटम रेल में पहुंच जाती है। अब वहां पहुंच करके उसकी आंखों के सामने कई ऐसे क्रीचर आ जाते हैं जिन्हें हमने कभी नहीं देखा, जिससे वो बचने की कोशिश करने लगती है और वो कई लोगों को मार देती है। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब वो जाइंट मॉन्स्टर उसके ऊपर भारी पड़ने लगते हैं। तभी उसकी जान एक अनजान आदमी बचाता है, और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि कैंग द कॉन्करर होता है। जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट हो जाती है और अब अगले ही सीन में हम स्कॉट लैंग को देखते हैं, जहाँ पे अब इंड गेम में थानोस का सामना करने के बाद वो पूरे उस शहर में मशहूर हो गया था। यहाँ पे अब पूरे शहर के लोग उसका ऑटोग्राफ लेते हैं, साथ ही शहर में उसकी एक अच्छी लाइफ स्टाइल होती है। और अब अगले ही सीन में हम होप वैन डाइन को देखते हैं, जो कि क्वांटम रेल को और भी ज़्यादा एक्सप्लोर कर रही होती है ताकि वो वहाँ के बारे में और जान सके। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि स्कॉट लैंग ने एक बुक लिखी है जिसके बारे में वो सभी लोगों के सामने पढ़ के बताता है। इसी दौरान स्कॉट के पास पुलिस स्टेशन से कॉल आती है। इसके बाद वो तुरंत ही पुलिस स्टेशन पहुंचता है। वहां पहुंच करके उसे पता चलता है कि उसकी बेटी, जिसका नाम केसी होता है, वो पुलिस वालों से झगड़ा कर रही होती है। यहाँ पर वो पिम पार्टिकल्स का इस्तेमाल करके पुलिस वालों की कार को भी छोटा कर देती है। ये सुन करके स्कॉट लैंग को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि उसने सुपर हीरो होने के नाते पूरी दुनिया को बचाया, वहीं इनकी बेटी ऐसे छोटे मोटे गलतियां करके वक्त बर्बाद कर रही है। और यहाँ पे हम स्कॉट लैंग और उसकी बेटी के बीच सभी वक्त के बारे में जान पाते हैं जब स्कॉट लैंग क्वांटम रेल में फंसा था। इसके बाद ये सीन यहीं पे कट हो जाती है और अब अगले ही सीन में हम हैंक पिंक के घर पे सभी लोगों को नाश्ता करते हुए देखते हैं, जहाँ पे वो लोग किसी की गलतियों पर उसे समझा रहे होते हैं। जहाँ पे अब स्कॉट केसी से कहता है कि हमें पिम पार्टिकल्स का इस्तेमाल करना बंद करना होगा, क्योंकि वो खतरनाक हो सकता है। वहीं अगर ये किसी और के हाथ में लग गया तो उसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। और अब इसी दौरान केसी जेनेट से सवाल करती है कि जब आप क्वांटम रेल में फंसी थी तो वहाँ की दुनिया कैसी थी, और जेनेट ये सब बातें करने से मना कर देती है। वहीं अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि हैंक पिंग ने एक नई खोज की है, जहाँ पे हैंक ने एंट सिविलाइजेशन को पूरी तरह से एक्सप्लोर कर लिया है। यहाँ पे वो सभी को बताता है कि किस तरह से चींटियां अपने न्यूरो का इस्तेमाल करके अपने रहने वाले जगह को और भी ज़्यादा एक्सप्लोर कर लेती हैं और उसे और भी बेहतर बनाती हैं। और अगर आपने एमसीयू की पिछली मूवीज़ देख रखी हैं तो आपको पता होगा कि क्वांटम रेल आखिर है क्या। वहीं अगर हम इसे एक एग्जाम्पल के तौर पे समझे तो जैसे हमारी दुनिया है, जिसका अपना ही एक स्पेस टाइम और डायमेंशन है, उसी तरह से क्वांटम रेल है। और क्वांटम रेल के स्पेस टाइम और डायमेंशन हमारी दुनिया से बहुत अलग है। इसी चीज़ को अच्छी तरह एक्सप्लोर करने के लिए हैंक पिंग ने ये मॉडल बनाया था। और अब वो सभी को बताता है कि अब हम क्वांटम रेल में जाए बिना ही वहाँ की पूरी जगह को एक्सप्लोर कर सकते हैं और वहाँ के बारे में बहुत कुछ पता कर सकते हैं, जो जान करके सभी लोग बहुत ही खुश होते हैं। अब इस खोज के पीछे हैंक पिंग का एक और मतलब भी होता है, जहाँ पे उसे ये पता करना था कि जब उसकी वाइफ जेनेट क्वांटम रेल में फंसी थी तो उसकी उम्र तेजी से बढ़ रही थी। वहीं एंड गेम के दौरान जब स्कॉट लैंग क्वांटम रेल में फंसता है तो उसकी उम्र लगभग उतनी ही होती है जितनी कि वो उसके जाने के समय थी, मानो कि वो कुछ ही मिनट में वहां से वापस आ गया हो। और अब वो लोग उस मशीन को स्टार्ट करते हैं और उसके स्टार्ट होते ही यहाँ से कुछ रेडियो ट्रांसमिशन क्वांटम रेल के अंदर चले जाते हैं। इसके बाद जेनेट सवाल करती है कि आखिर ये काम कैसे करता है। वहीं पे केसी बताती है कि ये एक ट्रांसमीटर की तरह काम करता है, जहाँ से यहाँ से सिग्नल भेजने पर वो क्वांटम रेल में पहुँचेगा। और अब ये सुनने के तुरंत बाद ही जेनेट उस मशीन को बंद कर देती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि यहाँ से कोई भी रेडियो ट्रांसमिशन क्वांटम रेल के अंदर जाए, क्योंकि वो वहाँ के लोगों को कोई भी जानकारी इस दुनिया के बारे में नहीं देना चाहती। जब तक वो मशीन बंद करती है तब तक यहाँ से कई रेडियो ट्रांसमिशन क्वांटम रेल के अंदर चले जाते हैं और अब उस डिवाइस से तेज रोशनी निकलने लगती है। तभी क्वांटम रेल का डायमेंशन हमारी दुनिया से सभी चीज़ों को अपनी दुनिया में खींचने लगता है। और अब यही कारण था स्कॉट लैंग और उसका पूरा परिवार भी उसी डायमेंशन में खिंच जाते हैं। यहाँ पे अब वो सारे लोग क्वांटम रेल के अंदर अलग अलग लोकेशन पे जा करके गिरते हैं, जहाँ पर अब हैंक, होप और जेनेट एक दूसरी लोकेशन पे गिरते हैं। वहीं
स्कॉट और कैसी किसी और ही लोकेशन पे गिरते हैं और अब उनके गिरते ही क्वांटम सिविलाइजेशन के सारे क्रीचर उनके पीछे पड़ जाते हैं और उसे बंदी बना लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम जैनेट को देखते हैं जिसने अपने 30 साल यहाँ पे गुजारे थे, इसीलिए उसे यहाँ के बारे में बहुत कुछ नॉलेज था। इसीलिए वो हर क्रीचर से हैंक और होप की सही वक्त पे जान बचा लेती है। और अब जैनेट अपने लोगों के साथ एक रेगिस्तान जैसी दिख रही जगह पे पहुंचती है जहाँ पे कुछ अजीब तरह के क्रीचर होते हैं। वहाँ का क्रीचर जैनेट की तरफ चाकू करता है जिस पर जैनेट उसका हाथ काट देती है। तभी सरप्राइजिंगली उस क्रीचर का हाथ पूरी तरह से वापस आ जाता है और यहाँ पे हम जान पाते हैं कि ये जैनेट का एक दोस्त था जब जैनेट क्वांटम रेल में यहाँ पे फंसी हुई थी। और अब अगले ही सीन में हम स्कॉट और केसी को देखते हैं जो कि यहाँ के सिविलाइजेशन के बड़े बड़े क्रीचर्स के बीच में फंसे होते हैं। यहाँ पर ये क्रीचर्स कुछ अजीबी भाषा में बात कर रहे थे जिसके बारे में स्कॉट को कुछ भी समझ में नहीं आता है। जिसके बाद एक क्रीचर स्कॉट की तरफ कोई तरल पदार्थ लेकर के आता है और उसके मुंह में उसे डाल देता है, जिसे पीने के बाद स्कॉट को वहाँ के लोगों की सारी भाषा समझ में आने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हम हैंक और जैनेट को देखते हैं जो कि एक अजीब सी जगह पे पहुँचते हैं और वहाँ पहुँचने के बाद कोई कैरल नाम का इंसान उनके सामने आता है जो अपने आप को वहाँ का लॉर्ड बताता है। और अब वहाँ पहुँच करके वो जैनेट से बताता है कि तुम्हारे आने की खबर किसी और को भी है और ये कोई और नहीं बल्कि कैंग द कॉन्करर होता है। और यहाँ पे कायरल जायंट से कहता है कैंग को जो कुछ भी चाहिए उसे तुम वो दे दो, नहीं तो हमें अच्छी तरह से पता है कि वो हर बात मनवा लेता है। अब यहाँ पे जैनेट को अच्छी तरह से पता था कि कैंग को अगर वो सारी चीजें मिल गई जो उसे चाहिए तो हमारी दुनिया खतरे में पड़ जाएगी और साथ ही हमारा परिवार भी। इसीलिए अब कोई और रास्ता ना होने पर जैनेट उनके ऊपर ही हमला कर देती है और वहां से किसी तरह बच के निकलने की कोशिश करती है। इसी दौरान हैंक के हाथ उनकी एक स्पेसशिप लग जाती है जिसे कुछ अजीब तरीके से चलाया जाता है पर उसे वो चलाने में कामयाब हो जाता है। और अब अगले ही सीन में हमें स्कॉट को दिखाया जाता है जो कि क्वांटम सिविलाइजेशन के लोगों के साथ होता है। वहाँ पे उनकी लीडर जेंटोरा आती है और अब स्कॉट जेंटोरा से सवाल करता है कि आखिर हमें यहाँ क्यों बंद करके रखा है, हमें यहाँ से जाने दो। इस पर जेंटोरा बताती है कि तुम्हारे यहाँ आने की खबर उसे चल गई होगी। और अब ये दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी कोई अनजान क्रीचर उनके ऊपर हमला कर देता है और इसी हमले के दौरान हम जान पाते हैं कि ये क्रीचर कोई और नहीं बल्कि मैडॉक है जिसे कि हमने एंटमैन के पिछले 2 पार्ट में देखा है। और यही वो इंसान होता है जिसने हैंक पिंग के पार्टिकल्स को चुराने की कोशिश की थी। और अब मैडॉक के यहाँ आने के बाद वो और भी ज़्यादा ताकतवर हो गया था क्योंकि कैंग द कॉन्करर ने उसे और भी ज़्यादा ताकतवर बना दिया था। इसके बाद ये सीन यहीं पे कट हो जाती है और अब अगले ही सीन में हम जैनेट को देखते हैं जो कि स्पेसशिप लेकर के अपने साथियों को ढूंढने निकली होती है। और अब रास्ते में जाते वक्त वो हैंक को यहाँ पे बीते 30 सालों की सारी सच्चाई बताती है, जहाँ पे अब जैनेट हैंक को बताती है कि एक दिन उसने कैंग की जान बचाई थी क्योंकि उसका स्पेसशिप यहाँ पर आकर के क्रैश हो गया था और वो कई सालों से यहाँ पे फंसा हुआ है। और कैंग के स्पेसशिप के यहाँ क्रैश होने के बाद उन दोनों ने मिल करके उसकी शिप को ठीक करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की पर उसे ठीक करने में वो नाकामयाब रहे क्योंकि उसकी स्पेसशिप न्यूरोकाइनेटिक एनर्जी के ऊपर चलती थी जिसे उन्होंने रिचार्ज करने की बहुत कोशिश की। जहाँ पर अब कैंग जैनेट से कहता है कि अगर तुमने मेरी स्पेसशिप ठीक कर दी तो मैं तुम्हें उसी वक्त में भेज दूंगा जब तुम वहाँ से यहाँ पे आकर के फंसी थी, यहाँ पर तुम एक बार फिर अपनी फैमिली के साथ वो सारे लम्हे गुजार सकती हो जिन्हें तुम खो चुकी हो। और अब ये सुनने के बाद जैनेट उसकी स्पेसशिप को ठीक करने की पूरी कोशिश करने लगती है और एक दिन ऐसा आता है जब वो उसके स्पेसशिप के काइनेटिक एनर्जी को रिचार्ज करने में सफल हो जाते हैं। और अब कैंग की स्पेसशिप में कोई भी कंट्रोल्स नहीं होते हैं क्योंकि ये स्पेसशिप उसके दिमाग से चलती है, इसीलिए जैसे ही वो काइनेटिक एनर्जी रिचार्ज होती है और जैनेट का हाथ उस स्पेसशिप के ऊपर पड़ता है तो वो जाने अनजाने कैंग के दिमाग से कनेक्ट हो जाती है, जहां पर अब वो देख पाती है कि किस तरह से कैंग ने यूनिवर्स को तबाह कर दिया और शायद से उसका अगला टारगेट पृथ्वी ही है। और अब ये देखने के बाद जैनेट बुरी तरह से डर जाती है। इसके बाद जैनेट उस काइनेटिक एनर्जी के कोर को वहां से निकाल लेती है और अपने पास रख लेती है। अब इस बात का पता जब कैंग को चलता है तो वो बुरी तरह से पागल हो जाता है और वो उसे आने की हर मुमकिन कोशिश करने लगता है। और अब जैनेट के पास कोई और रास्ता नहीं होता है, इसीलिए वो पिम पार्टिकल्स का इस्तेमाल करके उस कोर के साइज को बहुत ही ज़्यादा बड़ा कर देती है, जिसकी वजह से कैंग हमेशा के लिए यहीं पे फंस जाता है। जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट हो जाती है। अब अगले ही सीन में हम स्कॉट को देखते हैं जिससे मिलने कैंग खुद आया हुआ था। अब
कैंग स्कॉट से बताता है कि उसने अपनी ज़िंदगी के कई साल यहाँ पे वेस्ट कर दिए और उसका यहाँ से निकलना बहुत ही ज़रूरी है। कैंग स्कॉट से बताता है कि मुझे यहाँ पर कैद करने वाले कोई और नहीं बल्कि मेरे ही वेरिएंट्स के लोग थे, जो कि मुझसे बहुत ही ज़्यादा डरते हैं, पर मैंने यहाँ रह कर के अपनी ताकत यहाँ के लोगों में बांटी और एक नई सिविलाइजेशन बनाई, जिसे हम ब्लू ग्रुप बीवी कहते हैं। अब यहाँ पे कैंग बताता है कि मुझे वापस जाने के लिए अपनी स्पेसशिप का कोर चाहिए होगा, जिसका साइज अभी बहुत बड़ा है और उसका साइज वापस से ठीक करने के लिए उसे पिम पार्टिकल्स की ज़रूरत पड़ेगी। अब जैनेट तो यहाँ से एक दिन बचकर निकल जाती है। उसके जाने के बाद कैंग के यहाँ से निकलने का सपना भी टूट जाता है। केसी ने जब उस डिवाइस के जरिए यहाँ पे कुछ रेडियो ट्रांसमिशन भेजे तब मैडॉक ने इसे डिटेक्ट कर लिया और ये देखने के बाद कैंग की वापस जाने की चाहत फिर से जाग उठी। और यही कारण था कि जब स्कॉट की पूरी फैमिली क्वांटम रेल के अंदर आई तो कैंग ने उसे और उसके पूरे परिवार को यहाँ पे बंदी बना लिया। यहाँ पे कैंग स्कॉट से कहता है कि मुझे उस कोर का साइज वापस से छोटा करके दो, जो कि पिम पार्टिकल से किया जा सकता है, वरना मैं तुम्हारी बेटी को जान से मार दूंगा। और अब ना चाहते हुए भी स्कॉट को ये करना पड़ता है क्योंकि उसे अपनी बेटी की जान बचानी थी। अब स्कॉट उस कोर को छोटा करने की कोशिश करने लगता है, पर यह काम इतना भी आसान नहीं था क्योंकि जब स्कॉट उस कोर के नज़दीक जाता है तब उसकी बॉडी एंगटेंगल हो जाती है। अब यहाँ पे बॉडी एंगटेंगल का मतलब उसके यानी कि स्कॉट की बॉडी के कई ऐसे रूप बन जाते हैं जिसमें सोचने और समझने की शक्ति एकदम बराबर होती है। आसान भाषा में कहें तो हमें एक ही बॉडी के कई प्रोटोटाइप देखने को मिलते हैं। और अब स्कॉट अपनी पूरी ताकत लगा करके अपने साइज को बड़ा कर लेता है, पर फिर भी वो उस कोर के सेंटर तक नहीं पहुंच पाता है, जिसमें अब होप उसकी मदद करती है। और उसकी मदद के बाद वो लोग फाइनली उस कोर को छोटा कर पाते हैं, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा औसम लगता है। और अब हम यहाँ पे देखते हैं कि कैंग की आर्मी बहुत ही ज़्यादा बड़ी होती है, जिस कारण से स्कॉट और वो सभी लोग उनके आगे घुटने टेक देते हैं। और तभी वहाँ पर हैंक की वो चींटियाँ आ जाती हैं जिसे हमने मूवी के शुरुआत में देखा था, जो कि हैंक की एंट सिविलाइजेशन में उसके साथ होती हैं। और जब वो डिवाइस ऑन हुआ और जब वहाँ से वो सारी चीज़ें खींच करके यहाँ पर आई तो ये चींटियाँ भी यहाँ पर आ गईं। और अब जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ पर टाइम अलग तरह से चलता है, तो यहाँ पे जब ये चींटियाँ आईं तो हमारे हिसाब से यहाँ पे कुछ ही घंटे हुए, पर इन चींटियों के लिए हजारों साल का वक्त गुजर गया, जिसकी वजह से ये और भी ज़्यादा यहाँ आने के बाद डेवलप हो गई। और अब हम यहाँ पे जान पाते हैं कि इन चींटियों ने यहाँ आने के बाद अपने दिमाग पे भी बहुत विकास किया, और यही कारण था कि इन चींटियों को यहाँ पे हैंक ने नहीं ढूंढा था, बल्कि इन चींटियों ने हैंक के यहाँ होने पर उनकी यहाँ पे मौजूदगी का पता लगा लिया। और एक बार फिर स्कॉट और उसकी पूरी फैमिली और उन चींटियों की पूरी आर्मी के साथ ही कैंग के ऊपर हमला कर देती है, जिसमें कैंग बुरी तरह से हार जाता है। वहीं अब स्कॉट की पूरी फैमिली न्यूरोकाइनेटिक एनर्जी का इस्तेमाल करके सभी लोग क्वांटम रेल से बाहर आ जाते हैं। अब स्कॉट वहीं पे फंसा रहता है, और जैसे ही स्कॉट क्वांटम रेल से बाहर निकलने की कोशिश करता है कैंग उसके ऊपर हमला कर देता है। और अब स्कॉट नहीं चाहता था कि कैंग किसी भी तरह से हमारी दुनिया में आ जाए, इसीलिए वो अकेले ही कैंग से भिड़ जाता है और उन दोनों के बीच में बहुत ही ज़्यादा लड़ाई होती है। और अब होप को ये डर था कि कहीं एक बार फिर से स्कॉट यहीं पे ना फंसा रह जाए, इसीलिए वो अपनी जान की परवाह ना करते हुए एक बार फिर से क्वांटम रेल के अंदर आ जाती है और वो स्कॉट की मदद से कैंग को एक बार फिर से हरा देती है। जिसके बाद उन दोनों को लगता है कि वो दोनों यहाँ पे फंस चुके हैं, और तभी केसी वहाँ से कुछ रेडियो सिग्नल भेजती है जिसके जरिए उन्हें उन दोनों का पता चल जाता है। जिसके बाद उन दोनों को भी फाइनली क्वांटम रेल से बाहर निकाल लिया जाता है। और अब वहाँ से वापस आने के बाद स्कॉट की लाइफ एक बार फिर से कंटिन्यू होती है, जहाँ पे वो अपनी डेली रूटीन के साथ ही बहुत खुश था। जिसके बाद ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। और अब बात करें इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन और मिड क्रेडिट सीन की, तो वो मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप उसकी पोस्ट क्रेडिट सीन और मिड क्रेडिट सीन को खुद ही एक्सपीरियंस करें, जो कि इस मूवी की एंडिंग को एक अलग ही लेवल पर ले जाती हैं। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वहीं अगर आपको MCU की और भी मूवीज़ की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट को देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।